क्या एक गांव की पंचायत महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर बैन लगा सकती है? सुनने में ये सवाल शायद किसी और जमाने का लगे, है ना? लेकिन ये आधुनिक भारत की एक हकीकत है। ये एक ऐसी केस स्टडी है जो परंपरा, टेक्नोलॉजी और हमारे संवैधानिक अधिकारों के बीच के टकराव को बिल्कुल साफ दिखाती है। चलिए आज इसी को समझते हैं, खास तौर पर सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से। तो सवाल यही है, और ये कोई हवाई सवाल नहीं है। ये उस असली टकराव का सेंटर पॉइंट है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सामुदायिक शक्ति कहाँ खत्म होती है और व्यक्तिगत आज़ादी कहाँ से शुरू होती है। आइए इस केस की एक एक परत को खोलते हैं और उस जटिल सामाजिक और कानूनी ताने बाने को समझते हैं जो आज के भारत की पहचान है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जालोर जिले से। यहाँ एक जाति पंचायत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 21 दिसंबर 2025। सुंदर माता पट्टी की चौधरी जाति पंचायत ने एक बैठक बुलाई और इस बैठक से निकला एक ऐसा फरमान जो देखते ही देखते राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गया। फरमान था महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर रोक। अच्छा, तो इस बैन के नियम क्या थे? देखिए, नियम बहुत साफ थे। पहला, ये 15 गांवों की सिर्फ शादीशुदा महिलाओं पर लागू होगा। दूसरा, वो सार्वजनिक जगहों पर कैमरा वाला स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर सकती थीं। उन्हें सिर्फ कॉल करने के लिए वो जो बेसिक कीपैड वाले फ़ोन आते ना, बस वही रखने की इजाज़त थी। हाँ, इसमें एक छूट ज़रूर थी। स्कूल जाने वाली लड़कियां घर पर स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सकती थीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए। अब देखिए, जब भी कोई ऐसा विवादित फैसला होता है तो उसके दो पहलू तो होते ही हैं। एक तरफ थी पंचायत की दलीलें और दूसरी तरफ थी इस फैसले की जबरदस्त आलोचना। आइए दोनों पक्षों की बातों को समझते हैं। दोनों तरफ के तर्क बिल्कुल आमने सामने थे। पंचायत ने अपने फैसले के बचाव में कहा कि वो मोबाइल की लत को रोकना चाहते हैं, बच्चों की आंखों की सुरक्षा करना चाहते हैं और परिवार में अनुशासन सुधारना चाहते हैं। लेकिन जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, उन्होंने इसे सीधे सीधे पितृसत्तात्मक सोच का नतीजा बताया। उनका कहना था कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है और महिलाओं को डिजिटल दुनिया से दूर रखने की एक सोची समझी कोशिश है। पंचायत का नजरिया समझने के लिए समुदाय के एक सदस्य का ये बयान बहुत अहम है। नाथाराम चौधरी के मुताबिक ये फैसला खुद वहां की औरतों की शिकायत पर लिया गया था। उनका कहना था कि महिलाएं परेशान थीं कि उनके बच्चे दिन दिन भर फोन पर वीडियो देखते रहते हैं। मतलब इस बैन को एक पाबंदी की तरह नहीं, बल्कि बच्चों के भले के लिए उठाए गए एक कदम की तरह पेश किया जा रहा था। चलिए अब आते हैं इस केस के उस पहलू पर जो किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी वो संवैधानिक टकराव जो इस एक छोटे से फरमान के केंद्र में था। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जाति पंचायत आखिर है क्या। देखिए, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है। ये एक अनौपचारिक, मतलब इनफॉर्मल सोशल बॉडी है। और सबसे बड़ी बात, इसके पास कोई भी कानूनी या संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो किसी पर भी कोई बाध्यकारी आदेश या फरमान जारी कर सके। असल में ये हमारे देश के कानूनी ढांचे के बाहर काम करती है। तो ये जो फरमान था वो सीधे सीधे हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से टकरा रहा था। सबसे पहले आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार, क्योंकि ये बैन सिर्फ महिलाओं को टारगेट कर रहा था। फिर आर्टिकल 19 यानी बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार, जिसमें जानकारी तक पहुंच का अधिकार भी शामिल है। और हाँ, आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और बात सिर्फ इन तीन आर्टिकल्स तक ही सीमित नहीं थी। ये केस एक और बहुत ज़रूरी सिद्धांत को सामने ले आया, जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या संवैधानिक नैतिकता। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, जैसे शक्ति वाहिनी केस में, ये साफ किया है कि जब किसी समुदाय की परंपरा किसी व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के खिलाफ खड़ी हो तो हमेशा संविधान के मूल्य ही ऊपर रहेंगे। सीधी भाषा में कहें तो किसी भी व्यक्ति की गरिमा किसी भी सामुदायिक फरमान से कहीं ज्यादा बड़ी है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये केस एक खजाने जैसा है। आप देखिए, ये सीधे सीधे जीएस पेपर 1 में सामाजिक सशक्तिकरण और पितृसत्ता से जुड़ता है, जीएस पेपर 2 में मौलिक अधिकार और लैंगिक न्याय से, और जीएस पेपर 4 में नैतिकता यानी एथिक्स के पेपर में परंपरा बनाम आधुनिकता के संघर्ष का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो अगला सवाल ये है कि क्या ये बैन लागू हो पाया? जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये बैन इतनी जल्दी क्यों और कैसे वापस हुआ? ये कहानी डिजिटल इंडिया में पब्लिक डिबेट की ताकत को दिखाती है। चलिए देखते हैं इस कहानी का अंत कैसे हुआ। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है।
21 दिसंबर को फरमान जारी होता है। अगले 2-3 दिनों में सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स पर इसकी ज़बरदस्त आलोचना होती है और सिर्फ 4 दिन के अंदर 25 दिसंबर को पंचायत पर इतना दबाव बनता है कि उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। अब फैसला वापस लेने के बाद गांव के बुजुर्गों ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उनके फैसले को गलत समझा गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका मकसद सिर्फ बच्चों का भला करना था और ये कोई थोपा हुआ आदेश नहीं था, बल्कि समुदाय के लिए सिर्फ एक सलाह थी। तो जालोर की इस पूरी घटना से हम क्या जरूरी सबक सीख सकते हैं? चलिए, परंपरा, टेक्नोलॉजी और अधिकारों के इस टकराव से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आईं, उन्हें एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। देखिए, ये केस एक तरह से आज के भारत का एक्सरे है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे समाज में पारंपरिक सोच और संवैधानिक मूल्यों के बीच एक लगातार तनाव बना हुआ है। ये हमें ये भी बताता है कि टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है। ये सशक्तिकरण का जरिया भी है और नियंत्रण का हथियार भी। और सबसे बढ़कर ये इस बात को साफ करता है कि डिजिटल दुनिया तक पहुंच और लैंगिक समानता के बीच एक बहुत गहरा और अटूट रिश्ता है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये सवाल सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है, पूरे समाज के लिए है। इस डिजिटल युग में हम सामुदायिक परंपराओं का सम्मान करने और हर एक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं?